नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है। और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊँचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि इसके पहले आपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक को नहीं देखे हैं तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभी तक जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उसी टॉपिक को यहाँ पर हमने कंडक्ट किया है, और सारे प्रश्नों को देख के सभी राज्यों के पूछे गए प्रश्नों से बनाया गया है। साथ में जेसीईआरटी जैक की किताब जो हिंदी सेशन में छपे गए प्रश्न है उसको भी हमने यहाँ पर कवर अप किया है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा और प्रैक्टिस सेट अवश्य कीजिएगा। और जो शिक्षक अभी तक नए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, जिनको वीडियो मिलता है, आप अवश्य जुड़े, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है और आपको व्हाट्सएप के जरिए सारा पीडीएफ वीडियो दिया जाता है, जिससे कि आपको बहुत ही अधिक सुविधा होगी और आप यहाँ से जेटेट परीक्षा अवश्य क्रैक कर पाइएगा। तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, श्याम बाइक से बाजार जाता है, कौन सा कारक है बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करक कारक, समाधान कारक, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि कारक की पहचान जो है हम उसके विभक्ति चिन्ह से करते हैं, ठीक है, उसके विभक्ति चिन्ह से करते हैं। इसलिए कारक का विभक्ति चिन्ह आप अवश्य याद कर लीजिएगा। और कारक का पूरा पीडीएफ और वीडियो बनाया गया है, सब कुछ आपको इसके पहले दे दिया गया है। अब प्रैक्टिस सेट में भी हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आपको डिटेल्स होते चलेगा, ठीक है। देखिए श्याम बाइक से बाजार जाता है, इसमें से जो है कारक का चिन्ह है, ठीक है। से किसका चिन्ह है? कारक का चिन्ह है। से किसके किसके लिए होता है? तो से का प्रयोग जो होता है अपादान कारक में होता है। एक अपादान कारक में से का प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह के रूप में, और एक करण कारक में से का प्रयोग विभक्ति चिन्ह के रूप में होता है, ठीक है। दोनों में देखिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये दोनों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अपादान में क्या होता है, अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में क्या होता है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। तो इसमें पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जिसमें अलगाव हो जाएगा, बिलगाव हो जाएगा, तो वहाँ पर देखिए आपको अपादान कारक होगा, अपादान कारक। इस से के लिए किसका प्रयोग हुआ? अपादान कारक, ठीक है। और दूसरा केस में से है, जैसे श्याम बाइक से बाजार जाता है, यहाँ से का प्रयोग हुआ है। से का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है, साधन के रूप में।
यानी बाइक से बाजार जाता है, यदि किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई काम किसी साधन से किया जाता है, वहाँ पर अगर से आ रहा है तो वहाँ पर उस से का मतलब करण कारक है। ठीक है, करण कारक मतलब से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। कोई काम किसी साधन से किया जा रहा है तो वहाँ पर जो से आ रहा है, साधन के रूप में काम कर रहा है, वहाँ पर जो से, वहाँ पर जो आपका से आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो आपका से आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो से आ रहा है आप समझिए आपका किसका चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि श्याम बाइक से बाजार जाता है, मतलब श्याम जो है बाजार जाने के लिए एक साधन का प्रयोग कर रहा है, वो साधन है बाइक, यानी बाइक से, तो ये से का प्रयोग यहाँ पर करण कारक के रूप में होगा। क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, राइट आंसर करण कारक हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है राम, यहाँ पर बाइक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, को, से या के द्वारा, कोई नहीं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, क्योंकि किसी साधन के द्वारा काम किया जाता है वो करण कारक है, से या के द्वारा होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है। श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है। इसमें सर्वनाम कौन है? ठीक है, देखिए सर्वनाम किससे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। सर्वनाम किससे कहते हैं? ठीक, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, तो संज्ञा, जैसे यहाँ पर श्याम क्या है? श्याम, कोई भी नाम संज्ञा होता है, याद रखिएगा, कोई भी नाम संज्ञा होता है, तो श्याम नाम है, ये संज्ञा है। अगला बार देखिए, श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, यहाँ एक वाक्य का क्लोजिंग हो गया। अगला फिर वाक्य जो शुरू किया जा रहा है वह किया जा रहा है, वह, तो ये श्याम के बदला में ही आया है वह। न तो यहाँ लिख सकता था श्याम का पुस्तक बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ही शब्द को बार बार रिपीटेशन करने से वाक्य अच्छा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा के बदले में वह लाया गया है। तो संज्ञा के बदले में वह आया है, और जो संज्ञा के बदले में आता है वही सर्वनाम होता है, इसलिए वह जो है आपका सर्वनाम है। ठीक है, वह जो है आपका सर्वनाम है। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, श्याम के बदले में ही वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः वह शब्द सर्वनाम है। क्लियर। सीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें सर्वनाम कौन है? चलिए चुनिएगा। प्रश्न इसी तरह का आपके एग्जाम में पूछ देता है बड़ा बड़ा करके, और आप समझ नहीं पाते हैं। सीता है, यह है, अच्छा है, कोई नहीं है। ठीक है, तो सीता एक लड़की है, सबसे पहले एक वाक्य है, यह बहुत ही अच्छी है, तो सीता ही ना अच्छी है, तो सीता के जगह पर अब यह लिखा है। ठीक है, तो यह लिखा है, तो यह सीता के बदले में आया है, तो सीता क्या चीज़ है? संज्ञा है, संज्ञा है सीता, संज्ञा, और संज्ञा के बदले में यह आया है, तो यह संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो यह जो है आपका सर्वनाम है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सीता के जगह पर ही यह शब्द का प्रयोग किया गया है, सीता के ही जगह पर यह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह शब्द सर्वनाम है। क्लियर हो गया ना। पुल्लिंग की पहचान करें, पुल्लिंग की पहचान करें, भारत, रूस, जापान या सभी दे। ठीक है, देखिए देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा, देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसमें राइट आंसर सभी जाएगा। पुल्लिंग की पहचान करें, अरब सागर, महासागर, लाल सागर, हिंद सागर या सभी। ठीक है, सागर या महासागर का नाम, सागर या महासागर का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए अब पुल्लिंग में जाएगा, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। पुल्लिंग की पहचान करें, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या कोई नहीं। ठीक है, ये सभी क्या है? महाद्वीप हैं, महाद्वीप का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताना है। महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है, बिहार टेट का। ठीक है, महोदय, महोदयी, महोदया या सभी। महोदय का स्त्रीलिंग सी, राइट आंसर महोदया होगा। छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, क्या होगा बताना है। ठीक है, छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्र, छात्री, छात्रिया या छात्रा। ठीक है, तो छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्रा होगा। ठीक है, छात्र का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, बताइएगा क्या होगा अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप? अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका होगा, यूपी टेट का पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलेगा। देखिए, जो दिखाई न दे सके उसके बदले में एक शब्द क्या है? जो दिखाई न दे सके उसके बदले में एक शब्द क्या है? दृश्य, अदृश्य, अज्ञेय, अक्षय। ठीक है, क्या है आपको? ठीक, तो जो दिखाई न दे सके उसके बदले में एक शब्द होता है कि अदृश्य है ना, क्या है? अदृश्य है। यह हरियाणा टेट का पूछा गया प्रश्न है, हरियाणा टेट का आया हुआ प्रश्न है।
अगला है बड़ा भाई के बदले में एक शब्द क्या होगा। बड़ा भाई के बदले में एक शब्द क्या बोला जाएगा। बड़ा भाई, अग्रज, अनुज या सहोदर। ठीक है, तो बड़ा भाई के बदले में एक शब्द आता है जिसको हम लोग अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। और यह जो आपका प्रश्न है ये रीट एग्जाम का प्रश्न है। यह किसका है, रीट एग्जाम का प्रश्न है, आपका आया हुआ प्रश्न है। अगला है जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, करणीय, अनुकरणीय, आदि या अनादि। ठीक है, तो जो अनुकरण करने वाला होगा उसको हम लोग कहेंगे अनुकरणीय। क्या कहेंगे, अनुकरणीय कहेंगे, जो अनुकरण करने वाला है। ठीक है, यह एमपी टेट का प्रश्न है, यह एमपी टेट का प्रश्न आया हुआ है। अगला है अमृत का पर्यायवाची शब्द है आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। ठीक है, तो इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है आपका पीयूष होता है। क्या होता है, पीयूष होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द। ये यू टेट का प्रश्न है, किसका है, यू टेट का पूछा गया प्रश्न है आपका। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, तुरंग, बाजी या सभी। अश्व भी घोड़ा, तुरंग को भी घोड़ा, बाजी को भी घोड़ा, यानी राइट आंसर सभी। ठीक है, ये आपका बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। अगला है आँख का पर्यायवाची शब्द है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चक्षु, नयन, नेत्र या सभी। ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु, नयन और नेत्र तीनों होता है, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। ये आपका रीट एग्जाम का प्रश्न है, ये आपका किसका है, रीट एग्जाम का प्रश्न है। अगला है दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं। ये जेटेट एग्जाम का प्रश्न है, जेटेट एग्जाम का प्रश्न होता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट का। ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद, विग्रह, सार्थक शब्द या वाक्य। ठीक है, तो संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना विच्छेद कहलाता है। ठीक है, यानी संधि का क्या होता है, संधि का विच्छेद होता है, संधि का विच्छेद होता है। क्लियर, तो संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। क्लियर हो गया, संधि का विच्छेद होगा। और समास का विग्रह होता है, समास का विग्रह और संधि का विच्छेद। ठीक है, तो संधि का विच्छेद होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। परोपकार का सही संधि विच्छेद है, परोपकार का सही संधि विच्छेद है। ये आपका प्रश्न हरियाणा टेट का है, परोपकार का पूछा गया प्रश्न है। तो परो जोड़ पकार, पर जोड़ उपकार, परोप जोड़कार या कोई नहीं। ठीक है, तो परोपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार। क्या हो जाएगा, पर जोड़ उपकार। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है परम जोड़ ईश्वर, परमे जोड़ स्वर, पर जोड़ मेश्वर या कोई नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा। सदैव का सही संधि विच्छेद है, सदैव का सही संधि विच्छेद है, रीट एग्जाम का प्रश्न है, राजस्थान टेट का प्रश्न है। ठीक है, सद जोड़ व, सद जोड़ एव, सदा जोड़ एव या कोई नहीं। ठीक है, तो सदैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सदा जोड़ एव। क्या हो जाएगा, सदा जोड़ एव। औषधि का शुद्ध रूप क्या है, देखिए शुद्ध रूप से एक प्रश्न आपका आता है, औषधि का शुद्ध रूप क्या है। ये यूपी टेट और एमपी टेट दोनों में पूछा गया है। ठीक है, औषधि होगा, औषधि होगा, औषध होगा या औषधि होगा। ठीक है, तो औषधि का सही रूप होता है औषधि। क्या होता है, औषधि होता है। आशीर्वाद को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, आशीर्वाद को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, आशीर्वाद को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, तो आशीर्वाद को शुद्ध रूप में हम लोग लिखेंगे आशी जोड़ वाद, यानी आशीर्वाद। इस तरह से इसका शुद्ध रूप लिखाता है। ठीक है, इस तरह से इसका शुद्ध रूप लिखाता है। अगला है कवित्री का शुद्ध रूप क्या है, कवित्री का शुद्ध रूप क्या है। आपका जेटेट में दोनों बार पूछा है, जेटेट में दोनों बार ये शुद्ध रूप पूछा हुआ है, कवित्री का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, तो कवित्री का शुद्ध रूप देखिए होता है क जोड़ इत्री, य में हर्षी, अत्र में दीर्घी, कवित्री, ये शुद्ध रूप है, याद रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। ठीक है, त्रिफला मीन्स क्या होता है, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। ये 3 क्या चीज़ है, संख्यावाचक है। तो जिस शब्द से संख्यावाचक निकले उसको हम लोग द्विगु कहते हैं, और द्विगु में द्विगु मतलब 2, ये भी संख्यावाचक है। ठीक है,
तो जो संख्या को मिलाएगा वो द्विगु में जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न ना, इसका विग्रह कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? नवरत्नों का समाहार, नवरत्नों का समाहार जिसको हम लोग कहेंगे नवरत्न। ठीक है, नौ क्या चीज़ है बताइए? इस संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक जिसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा वो संख्यावाचक में जाएगा, तो संख्यावाचक में द्विगु वाला चीज़ आता है, मतलब द्विगु वाला आता है। ठीक है, तो ये द्विगु में चला जाएगा, राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताने के लिए आपको हम बताए हुए थे किसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आगमन के लिए एक शब्द आ होगा और दूसरा का मूल शब्द गमन होगा। ठीक है, जो किसी शब्द के पहले लगा, जैसे सब ये पहले, तो पहले आ है, जो पहले लगा है वो उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा? आ उपसर्ग होगा। ठीक ना। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में कौन सा उपसर्ग है वो बताना है। उत्थान या कोई नहीं। उत्थान का सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत जोड़ थान होगा। क्या होगा? उत जोड़ थान होगा, उत्थान का सही संधि विच्छेद। ठीक है, अब देखिए उत जोड़ थान होगा, उत्थान का सही संधि विच्छेद, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो उत जो है उपसर्ग हो जाएगा, उत जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल में देखिए, उज्ज्वल बार बार पूछ रहा है, आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा। उज्ज्वल जो है आपको बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए उज्ज्वल से प्रश्न आता है आपको, इसलिए इसका उज्ज्वल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत जोड़ ज्वल होगा। क्या होगा? उत जोड़ ज्वल होगा, और इसमें जो शब्द पहले लगा है वो उपसर्ग है और जो बाद में लगा है वो प्रत्यय है, तो यानी इसमें उपसर्ग कौन होगा? उत हो जाएगा। ठीक है, तो उत इसका राइट आंसर होगा। आप सभी देख लीजिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।